नमस्कार। सरगम के इस सुरीले अंक में मैं ऋतु वालिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पॉप जगत में धूम मचा देने वाले एल्बम कभी तो नजर मिलाओ के रचयिता और सहगायक अदनान समी से रूबरू होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमने उन्हें इस स्टूडियो में पकड़ ही लिया। नमस्कार अदनान, सरगम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट, एक जैज आर्टिस्ट, एक पॉप म्यूजिक सिंगर और कंपोजर और तो और भारतीय शास्त्रीय संगीत में ज्ञानी, एक नमस्कार। सरगम के इस सुरीले अंक में मैं ऋतु वालिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पॉप जगत में धूम मचा देने वाले एल्बम कभी तो नजर मिलाओ कि रचयिता और नमस्कार। सरगम के इस सुरीले अंक में मैं ऋतु वालिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पॉप जगत में धूम मचा देने वाले एल्बम कभी तो नजर मिलाओ कि रचयिता और सहगायक अदनान समी से रूबरू होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमने उन्हें इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फाइनली पकड़ ही लिया। नमस्कार अदनान, सरगम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट, एक जैज आर्टिस्ट, एक पॉप म्यूजिक सिंगर और कंपोजर और तो और भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञानी सचमुच एक हुनर की खान है, उभरते हुए कलाकार अदनान समीर खान। अच्छा रितु, what we'll do is it's a little difficult for you to remember. Okay, rolling. नमस्कार अदनान। नमस्ते। सरगम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My pleasure। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट, एक जैज आर्टिस्ट, एक पॉप म्यूजिक सिंगर और कंपोजर और तो और भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञानी सचमुच एक हुनर की खान है, उभरते हुए कलाकार अदनान समी खान। That was very nice, Ritu. We'll just take one more take, huh? ठीक है। And Rolling. action. नमस्कार अदनान, नमस्ते। सरगम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट, एक जैज आर्टिस्ट, एक म्यूजिक कंपोजर और एक पॉप म्यूजिक सिंगर और तो और भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञानी सचमुच एक हुनर की खान है, उभरते हुए कलाकार अदनान समी खान। And rolling. सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि विदेशों में इतने मशहूर अदनान से अब तक हम लोग क्यों अनजान थे? वो ऐसा है कि बचपन से मैं बाहर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो बाहर ही हुई है और मैं बजाना तो मैंने शुरू किया था 5 साल की उम्र से। अच्छा। और दूसरी वजह ये भी है शायद कि मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से पहले मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक बजाता था, पियानो बजाता था और साथ में जैज़ जैसे आपने कहा, तो वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनके आगे मैंने सब पेश किया और फिर जब वक्त आया तो फिर मैंने यहाँ पे रिलीज़ करने का सोचा। तो मेरे ख्याल में हर चीज़ की टाइमिंग होती है। Yes. तो शायद अब इसकी टाइमिंग है, तो इसलिए अब जाके मैं अपना म्यूज़िक जो है आप सबके आगे पेश कर रहा हूँ। Very nice, Adnan. How's the Hindi? Very nice. Hindi was good.
Very good. Was that okay? Back the people can't believe it. Yeah, it's rolling. अच्छा तो अब ये बताइए कि संगीत की इस राह पर आप कैसे चल पड़े? कहाँ से शुरू हुआ था ये सफर? ऐसा हुआ कि जैसा मैंने पहले बताया, मैं 5 साल की उम्र का था और हम पोर्चुगल में थे उन दिनों में। तो ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन ख़रीदा अपने लिए। और मैं क्योंकि 5 साल का था, मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं थी उसको हाथ लगाने की। तो वो ऐसा था कि क्योंकि मुझे मना किया गया था तो वो तो करना ही था। फिर मैंने तो वो जानते नहीं थे ना कि 5 साल के बावजूद आप में इतना हुनर था। अरे नहीं, वो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये था कि मेरे लिए तो एक तरह का खिलौना ही था उस वक्त। तो जब कोई घर में नहीं होता था तो मैं चुपके से अंदर घुस जाता था और पहले तो खिलौने की तरह मैं खेलता रहा उससे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पे मैं ट्यून्स निकालना शुरू मैंने किए और पकड़ा मैं इस तरह से गया कि एक दिन डैडी जो थे वो अपने तौर पे वो एक ट्यून बजाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने वो चुपके से वो ट्यून पहले से तैयार की हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने ये जब एक गलती की वहाँ पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा डैडी यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मुझे इग्नोर किया। तो मैंने भी जिद करनी शुरू कर दी। तो फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ क्या है। तो मैंने उनको बजा के दिखाया तो वो बहुत खुश हुए। पकड़ा तो मैं गया, लेकिन ये था कि उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम बजाना शुरू करो। उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। और फिर ये था कि वहाँ से मैं जब इंग्लैंड गया बोर्डिंग स्कूल, तो वहाँ पे जिस बोर्डिंग हाउस में मैं था वहाँ पे एक ग्रैंड पियानो था। तो वहाँ पे जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं वहाँ पे पियानो बजाना शुरू। हाँ जी। और इत्तेफाक की बात यह है कि वहाँ पे तकरीबन 11-12 बोर्डिंग हाउसेस थे। और बाय चांस मैं ही उस बोर्डिंग हाउस में था जिसमें पियानो था और किसी बोर्डिंग हाउस में नहीं था। एंड इट वाज नॉट इंटेंशनल। तो वहाँ मैंने फिर अपने आप को डेवलप करना शुरू किया वेस्टर्न क्लासिकल में और फिर जैज़ में और वेस्टर्न पॉप में। और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं बजाता गया और शौक बढ़ता गया। एक खिलौना आपको कहाँ तक ले आया? बिल्कुल। तो आशा जी के साथ ये एल्बम कैसे बना और उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? आशा जी के साथ सबसे पहले तो मेरी मुलाकात उनसे हुई जब मैं 10 साल का था। तो वो ऐसा था कि वो लंदन आई हुई थी और वहाँ पे मैंने उनको एक अपनी रिकॉर्डिंग सुनाई। अच्छा। उस ज़माने में मैं सिर्फ बजाता था। तो उन्होंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया। और उन्होंने एक दफ़ा कहा वहीं पे कि देखो तुम अगर मेहनत करते रहो तो तुम आगे जाके म्यूज़िक कंपोजर भी बन सकते हो। तो वो बात जो थी वो हमेशा मेरे एक तरह से मेरे दिल में रही और मैं हमेशा मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि करता रहूँगा। तो मैंने उसके बाद मैं अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। तो एक वक्त ऐसा है कि मैंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा कि अदनान क्या कर रहे हो आजकल, क्या कंपोज किया है? तो मैंने कहा आशा जी मैंने इस तरह से कंपोजिशन कुछ बनाए हैं, आप उनको सुन के जरा देखिए कैसा लगता है आपको। उन्होंने सुने तो उनको बहुत पसंद आए। तो बहुत खुश था मैं। तो अब ये मैं चाह रहा था कि अब मैं उनसे पूछूं कि आप गाएंगी इनमें। तो उन्होंने बगैर सोचे और बगैर किसी टाइम लेकर उन्हें सिर्फ मुड़ के कहा हाँ जरूर गाऊंगी। तो मैं तो बिल्कुल
मैं तो आसमान तक Yes. पहुंच गया था। और उनके साथ काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है और मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। और उनके बारे में कौन सी ऐसी तारीफ बच गई है जो बड़ों ने पहले नहीं कही। राइट। तो लेकिन एक वोकल जीनियस तो वो है ही, लेकिन जो चीज़ मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है उसके अलावा वो है उनकी ह्यूमिलिटी। और वो इतनी हम्बल औरत है और इतनी प्यार वाली हैं कि सबसे पहले तो ये ख्याल था कि मैं स्टूडियो जा रहा हूँ आशा जी के साथ पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमने ये रिकॉर्डिंग लंदन में की। तो कैसा होगा, किस तरह से सब कुछ, ये सब चीज़ें मेरे ज़हन में थी। लेकिन उन्होंने स्टूडियो में आते ही सबको बहुत कंफर्टेबल कर दिया, रिलैक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो अब हम काम कर रहे हैं इकट्ठे, तो जस्ट रिलैक्स एंड कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट हम निकालें इस प्रोजेक्ट से। तो उन्होंने सबको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया और माहौल जो था वो फिर बहुत ही अच्छा बन गया। हमें बहुत, हाँ, मतलब कि हमें बहुत मज़ा आया रिकॉर्ड करके। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि इंसान, म्यूजिशियन को और सब जो इन्वॉल्व होते हैं उनको दे मस्ट एंजॉय इट। और अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मैं लिसनर्स को किस तरह से मज़ा दिलाऊंगा। तो बहुत मज़ा आया काम करके उनके साथ। और आई होप कि जो लिसनर्स हैं उनको उतना ही मज़ा आए सुनने में जितना हमें मज़ा आया बनाने में। जरूर। Rolling. वेस्टर्न क्लासिकल, जैज, पॉप और इंडियन क्लासिकल में इन सभी म्यूजिकल स्टाइल्स में से आपका कौन से सबसे ज़्यादा अजीज है? ओह अब मैं अगर बोलूँगा कि मुझे सब बहुत ज़्यादा अजीज हैं तो लगेगा कि मैं बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूँ। लेकिन हकीकत है कि सब में एक बहुत ख़ास बात है जो और खूबी है जो अपनी पहचान है। जो अब जैसे वेस्टर्न क्लासिकल का एक अपना स्टाइल है, जैज़ का अपना स्टाइल है, हिंदुस्तानी क्लासिकल का अपना स्टाइल है, और पॉप का अपना है। तो हकीकत ये है कि मुझे सब पसंद है। और लेकिन ये है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें मेरा दिल जो है शायद ज़्यादा है। वो इसलिए कि एक तो बस मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा बाकी सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा। Not this one. Rolling. 1 minute. Rolling. वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में क्या फ़र्क है? और आप किस तरह से पियानो, जो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, उस पे राग वगैरह बजा लेते हैं? सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है वेस्टर्न क्लासिकल और हिंदुस्तानी क्लासिकल में, वो ये है कि वेस्टर्न क्लासिकल में जब आप एक परफॉर्मेंस देते हैं तो अब जैसे मोज़ार्ट है, मोज़ार्ट ने एक कॉम्पोजिशन या सिम्फनी लिखी या पियानो कंचेर्टो लिखा, तो एज अ पियानिस्ट जब मैं वहाँ पे बैठूंगा और सामने उसका स्कोर रखूंगा तो मुझे बहुत एक्यूरेटली वो बजाना होगा जो उन्होंने लिखा था। अच्छा। और मुझे जज किया जाएगा क्रिटिकली इस बात पे कि मैंने कितना एक्यूरेटली बजाया, एक, और दूसरा मैंने जो मूड कंपोजर का जो था उसको कायम रखा, उसकी सेंसिटिविटी को उसी तरह से मैंने पेश किया जिस तरह से कंपोजर चाहता था। तो जितना मैं करीब आऊँगा ओरिजिनल सोच के,
अच्छा तो उतना अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा और उसमें आप कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते, कोई अपनी तरफ से कोई सुर नहीं बजा डाल नहीं सकते, सकते, कुछ हाँ। नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा तो ये है वेस्टर्न क्लासिकल। अब हमारे जो इंडियन क्लासिकल। इंडियन क्लासिकल है उसमें ये है कि आपको एक राग, आप मसलन मैं बोलूँ कि मैं राग मालकौंस बजाने लगा हूँ, तो अब राग मालकौंस का जो स्केल है, जो 5 सुर हैं, उनको बेस बना के, उनका मूड रख के, उसके बाद फिर अपनी जो गत है, जो मेलोडी है, जो उसको बजा के मुझे जज किया जाएगा कि मैं उसमें कितनी ज़्यादा अपनी इम्प्रोवाइजेशन जो है हाँ। वो मैं कितनी कर सकता हूँ, और किस काबिलियत के साथ कर सकता सकते हूँ। हो, हाँ। और तो दोनों जो हैं एक्चुअली क्लासिकल मीडियम्स हैं, अच्छा। लेकिन दोनों की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ। तो एक में आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, Right. दूसरे में आपको दिखाना पड़ता है कि आप Right. कितनी ज़्यादा जिद्दत हाँ, कर सकते हैं, yes. कितनी इम्प्रोवाइजेशन आप कर सकते हैं। अच्छा। तो दोनों में अपना अपना अपना, चैलेंज है। right. और इंडियन क्लासिकल में यह है कि जब आप एक कॉन्सर्ट देने जाते हैं, पेश करने जाते हैं, उसमें आप लिटरली ऑडियंस के सामने उस वक्त आप ऑन द स्पॉट एक तरह से आप म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं। और वो भी उन लिमिटेशंस के साथ कि वो जो 5 सुर हैं उनके अंदर रह के उनकी आरोही अवरोही को कायम रख के, उनके जो रूल्स हैं, वादी समवादी सुरों को सबको अपने तरह रख के आप पेश कर रहे हैं। तो उस पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता जब आप स्टेज पे जाते हैं क्या होगा। आपके जो अकम्पनिस्ट हैं उनको भी नहीं मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेशन जो है, मेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। तो बहुत एक्साइटिंग है दोनों अपनी जगह। और जहाँ तक पियानो का ताल्लुक है, अब पियानो मैंने किस तरह से बजाना शुरू किया, मतलब कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पियानो पे, वो ऐसा था कि मैंने जब पहली मर्तबा क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बजाना चाहता था, जाहिर है पियानिस्ट हूँ या म्यूजिशियन हूँ, लेकिन अब ना मुझे सितार बजाना आता था, ना सरोद, ना संतूर, ना बांसुरी, या जो भी जो हम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अब पियानो मेरा इंस्ट्रूमेंट था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पियानो पे मैं ट्राई करता हूँ। ओके। अब एक और जो मसला खड़ा हो गया था वो ये था कि पियानो पे किसी ने बजाया नहीं था, और तो मैं किसी से उस तरह से पूछ भी नहीं सकता था, सीख नहीं सकता था कि भाई मुझे ये म्यूज़िक जो है मैं पियानो पे मुझे सिखाओ। हाँ। तो मैंने फिर अपनी रिसर्च करनी शुरू की पियानो पे। मैंने सोचा कि शायद उस तरह से मैं कुछ जान लूँगा। तो मुझे पता चला कि पियानो और संतूर जो है वो एक ही म्यूज़िकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो वहाँ से मैंने फिर संतूर को स्टडी करना शुरू किया, और फिर पंडित शिव कुमार शर्मा जी से मैंने फिर उनका म्यूज़िक मैंने बहुत स्टडी किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया, उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, उन्होंने मुझे संतूर के बारे में बहुत कुछ सिखा, उन दोनों को मिला लिया। अच्छा। और फिर एक अपना स्टाइल बनाने की कोशिश की, Okay. और अपना एक साउंड बनाने की कोशिश की, जो फिर फाइनली फिर मैंने ऑडियंस के सामने मैंने पेश किया। अच्छा। अच्छा, कैन यू शो अस अ डेमो? श्योर, चलिए आइए। Rolling. Yeah, rolling. Rolling. आप आगे चल के किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस करना चाहेंगे, और आपके म्यूजिकल एम्बिशंस क्या हैं? यस। आप आगे किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहेंगे, और आपके म्यूजिकल एम्बिशंस क्या हैं? एक्सपेरिमेंटेशन तो ये है कि मैं जिधर भी जाता हूँ दुनिया में, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ का ख़ास जो म्यूज़िक है उसको सुनूं, उससे कुछ सीखूं, और फिर
अपने म्यूज़िक में मैं उसकी झलक जो है जो मैंने सीखा है वो सामने में लाऊं। तो एक्सपेरिमेंटेशन तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। जहाँ तक मेरी एम्बिशन का ताल्लुक है, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा हुनर बख्शा जिसके ज़रिए मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं म्यूज़िक के ज़रिए। और मेरी एम्बिशन बस सिर्फ इतनी है कि मैं अपना प्यार अपने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों तक मैं हमेशा पहुंचाता रहूं। अदनान, सरगम में आने के लिए एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। और आपके म्यूजिकल सफ़र में हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। कट करें।